उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, लेकिन अंदर जो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जो मुद्दा उठाया है थैलीसीमिया को लेकर, इससे मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए हैं। इसको पहले किस रूप में ले रहे हैं ये बताइए। देखिए, प्रत्येक माननीय सदस्य क्षेत्र की समस्या, राज्य की समस्या को लेकर के प्रश्न उठाते हैं और प्रयास ये करते हैं या चाहते हैं कि उनके क्वेश्चन के द्वारा सरकार उनके क्वेश्चन पे संज्ञान ले और जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है उसका समाधान हो। हर विधायक क्या चाहता है कि उनको जो सवाल उन्होंने किया है उसमें जो सरकार के जो भी मंत्री हैं उनको संतुष्ट करे। आज प्रदीप यादव जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, संसदीय कार्य के भी जानकार हैं और जो जिस बीमारी के बारे उन्होंने क्वेश्चन किया, निश्चित तौर से राज्य के लिए वो अभिशाप है। अगर इसमें पहल किया जाए तो बहुत वैसे गरीब बच्चों का जान को बचाया जा सकता है जो थैलेसीमिया जैसे रोग से ग्रसित है। और उसी दरमियान में ठीक है, क्वेश्चन के दरमियान में संतुष्ट नहीं होने पर होता है वाद विवाद होता है और उस वाद विवाद में मंत्री जी का यह कहना था कि ब्लड मिले या ना मिले, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये जब सवाल प्रदीप जी ने कहा, माननीय सदस्य ने, तो वो उदाहरण चाईबासा का इसलिए देना चाह रहे थे कि लोग डर गए हैं और लोग ब्लड नहीं देना चाह रहे, लेकिन हम लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनाप शनाप और जिस प्रकार से वो घेराबंदी करते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं, जिसके वजह से लोगों में जो भावना होती है ब्लड देने की उसमें कमी आई थी, उसी को सुधारा जाएगा। तो उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि भाई सदर अस्पताल और प्रत्येक प्रमंडल में इसकी व्यवस्था कराई जाए। फ्री व्यवस्था नहीं है, बोन मैरो की व्यवस्था नहीं है, कई सवाल जो है आज प्रदीप यादव ने उठाया है। ऐसे में कांग्रेस के और भी विधायकों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये बात जो आला कमान तक पहुंचाएंगे कि एक विधायक दल के नेता अगर इस तरह से अंदर अटैकिंग मोड में नजर आएंगे तो ये तो सही नहीं है, पार्टी की छवि भी इससे कहीं ना कहीं धूमिल होगी। मैंने कहा ना कि प्रत्येक माननीय सदस्य यह चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका जो प्रश्न है उस प्रश्न पे राज्य में एक नियमन बन जाए, एक कानून बन जाए और उसका समाधान हो, ताकि उनके राजनीतिक कार्यकाल में वो उसका क्रेडिट भी ले सके और उनको आत्मसंतुष्टि हो। वो उसी कड़ी में अभ्यास था। काफ़ी रिजिड भी हो गए थे प्रदीप यादव। ऐसे में क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने आज सवाल किया और लगातार उनका कहना था कि सवालों का जवाब मुझे लेना है, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि आज प्रदीप यादव काफ़ी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे, सरकार के कार्यकाल या फिर सरकार जो कामकाज कर रही है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इरफान अंसारी जैसा काम कर रहे हैं उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, एक चीज़ है कि प्रदीप यादव जी माननीय सदस्य काफ़ी अनुभवी है, संसदीय कार्य की उनको अच्छी तरह बहुत जानकारी है, कई एक बार के विधायक है, राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर से उनके पास में जानकारी की कमी नहीं है। मैंने इसीलिए ये सब का प्रयोग किया कि हर माननीय सदस्य यह चाहता है कि उनके द्वारा लाया गया सब सवाल का समाधान हो, वो उसी दिशा में कदम था। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर प्रदीप यादव के मन में कोई सवाल था तो वो सीधा इरफान अंसारी से मिलकर ये बात कर सकते थे? सदन में जिस तरह से वो अटैकिंग मोड में नजर आए हैं, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने एडमिट किया है कि हाँ, आज जो प्रदीप यादव ने किया है उन्हें ऐसा करना चाहिए कि इरफान अंसारी से मिलकर ये सब बातें करनी चाहिए थी। देखिए, कभी भी जब नियम बनता है तो जब वो कोई बजट में कोई प्रावधान होता है तो वो सदन के माध्यम से ही होता है। व्यक्तिगत ये प्रश्न नहीं था, ये राज्य स्तरीय प्रश्न था, इसीलिए उन्होंने लाने का प्रयास किया है। और हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि भाई हम इस दिशा में हम प्रयास करेंगे कि जो बोन मैरो की जो समस्या है जिसमें 14-15 लाख का जो खर्च आता है, हम राज्यांश से प्रयास करेंगे या जो आयुष्मान से हम प्रयास करेंगे कि उसमें उन बच्चों को राहत दिया जाए। और कांग्रेस के विधायकों की तरह आप भी क्या आला कमान तक ये बात पहुंचाएंगे कि आज प्रदीप यादव काफ़ी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे और इससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है ये धूमिल हो सकती है? देखिए, मैं दो चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस राज्य में 12 मंत्री हैं, बाकी सारे माननीय सदस्य हैं। स्पीकर को मिला करके
13 लोग होते हैं जो सरकार चला रहे होते हैं, बाकी माननीय सदस्य इक्वल होते हैं। अगर उनको अगर 15 किलोमीटर अगर रोड मिल रहा है तो पक्ष को भी उतना ही मिलेगा, विपक्ष को भी मिलेगा। योजनाएं सबके लिए बराबर होती है, लेकिन विचारधारा जो है, विचारधारा में पक्ष और विपक्ष होता है। लेकिन सदन में देखेंगे तो माननीय जितने सदस्य होते हैं वो माननीय विधायक होते हैं, बाकी जो सरकार के अंग होते हैं वो 12 से 13 है झारखंड प्रदेश में। तो ये सवाल होनी चाहिए और जवाब भी आना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, सत्र कितना उपयोगी रह रहा है अब तक? निश्चित तौर से आज मैं विपक्ष को भी कहना चाहूँगा, और जो अच्छा अगर कर रहे हैं तो उसको भी मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आपने कम से कम एक सकारात्मक पहल के साथ में बहस करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनके जो सीनियर लीडर हैं वो नेहरू जी पे आएंगे और इंदिरा जी पे आएंगे, और वहीं पे कांग्रेस पे आएंगे। उससे ज़्यादा ये लोग बढ़ नहीं पाता है। तो ये जो है असंसदीय तरीका से जिस प्रकार से इनका जो व्यवहार रहता है वो संसदीय कार्यों के लिए उचित नहीं है। केवल आपका मुंह नहीं है, बाकी लोगों का मुंह। वो लोग है कि कुछ वो सिर्फ सुनाना चाहता है और सुनना नहीं चाहता है। तो सदन आपकी बपौती नहीं है कि आपको सिर्फ सुनेगा, सदन में और भी लोग हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी लेकर कहिएगा, और आपके नेता जो कंगना रनावत बोलेंगे कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ, तो हम तो नहीं मानेंगे ना। हम तो मानेंगे कि 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और इस चीज़ को ये लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहता। ये लोग को लगता है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम उसको कैसे मानेंगे? विपक्ष सहयोग कर रहा है कि नहीं इस सत्र में? विपक्ष के पास मैंने कहा ना, नेहरू जी के अलावा और राहुल जी के अलावा, कांग्रेस के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इनके पास अगर कोई मुद्दा होता तो ये लोग वंदे मातरम जैसे पवित्र जो देश को मानता है उस पर बहस कराता ये लोग, हैं? उस पर बहस कराता क्या? वंदे मातरम के नाम पे कितने लोगों ने शहादत दी, लेकिन ये लोग वंदे मातरम पे ये बहस करा रहे हैं। आप देख लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और राज्य के लिए, देश के लिए क्या होगा? तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ उप विधायक दल के नेता राजेश कच्छप मौजूद है, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सभी विधायकों को यहाँ पर जनता चुनकर लाई है, तो सभी विधायकों के पास ये राइट है कि वो अपनी बात सदन के पटल पर रख सके। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।